हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज अवस्थी और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सीरीज ऑफ 10,000 क्वेश्चंस की एक लंबी श्रृंखला होने जा रही है वीडियोस की, जिसका ये पहला वीडियो होने जा रहा है। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के साथ साथ जो सिमिलर एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत सारे, उन सभी के लिए एक कंप्लीट पैकेज होगा। और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि जो लोग इस पूरी सीरीज़ में शामिल होके इसका स्टडी करेंगे, उनके लिए 100% गारंटी मिलने वाली है सिलेक्शन की। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वीडियोस में ये 7 क्वेश्चंस हैं। इन 7 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, पूरी एक्सप्लेनेशंस और हर क्वेश्चन में जो भी थ्योरी इन्वॉल्व है उसको डिस्कस करते हुए। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें, मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप इस पूरी सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके सुझाव हों या क्वेश्चंस के बारे में जो भी डाउट्स या क्वेरीज हों, उनको आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। चलिए तो अब क्वेश्चंस के सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड हैं। यानी पहला टॉपिक मैंने जो चूज़ किया है इस लंबी सीरीज़ के लिए वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और सैकड़ों क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पर इस सीरीज़ में मिलने वाले हैं, जो कि आने वाले कई वीडियोस तक हम लोग सिर्फ 3D पर फोकस अपना करके चलेंगे, और 3D के बाद फिर आगे दूसरे टॉपिक्स पर सीरीज जो है वो जारी रहेगी। तो चलिए, अब ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है, स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा with the coordinate axis, then the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to। याद रहे, हमें बहुत जल्दी क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व जो भी कॉन्सेप्ट है हम साथ में उसकी भी स्टडी करते जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो पहले देख लीजिए। देखिए, ये आपका जो 3D का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब कोई स्ट्रेट लाइन है, लेट अस से ये स्ट्रेट लाइन है आपकी। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है, और जेड एक्सिस के साथ हमारी स्ट्रेट लाइन गामा एंगल बनाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो डीसीज का कॉन्सेप्ट है। डीसीज का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उन एंगल्स के जो कोसाइन होते हैं, लाइक कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कोसाइंस ऑफ द एंगल्स दैट आर मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन तीनों कोसाइंस को डीसीज या डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। और इन डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्टकट में LMN भी डिनोट किया जाता है। एक को L, दूसरे को M और तीसरे को N भी कहा जाता है। और उसके बाद एक वेल नोन फार्मूला होता है जो डायरेक्शन कोसाइंस में आपस में एक संबंध को दर्शाता है। वो फार्मूला होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फार्मूले के प्रूफ में अभी हम नहीं जाएंगे, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताना है केवल। तो हम अगर LMN को कॉस अल्फा कॉस बीटा ही लिख के चलें तो हमारा फार्मूला इस प्रकार है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस cos square gamma is equal to 1। This is a well known relation in the 3 direction cosines। अब आपको जो चीज़ लानी है वो आप देख सकते हैं कि वो साइन में चल रही है। तो आप जानते हो कि cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। इन द सेम वे वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर बीटा, और इसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बन जाएगा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए फर्दर। तो ये 1 और 1 जो है ये 3 बन रहा है, माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये तीनों साइन स्क्वायर जो हैं ये ब्रैकेट के अंदर लिख लिए जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा साइड चेंज कर लीजिए, 3 में ये जो 1 है आकर के माइनस हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, और ये जो माइनस में है पूरा ब्रैकेट आप सेकेंड साइड में अदर साइड में ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। और यही चीज़ है जो कि आपको आंसर में लानी थी।
तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का आंसर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आंसर नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर। यानी इस क्वेश्चन में प्रत्यक्ष रूप से आपसे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पूछे जा रहे हैं और हमें कंडीशन ये दी है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो इक्वल एंगल बनाती है। तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो एक्सिस के साथ तीन एंगल बनाती है, जिनको डायरेक्शनल एंगल्स भी कहा जाता है, अल्फा बीटा और गामा। और ये जो डायरेक्शनल एंगल्स होते हैं, इनके जो कोसाइन होते हैं, कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स, उन्हीं को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। तो एज पर द कंडीशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, ही इज सेइंग दैट दीज थ्री एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है, मतलब साफ जाहिर है कि अल्फा बीटा गामा ये तीनों बराबर एंगल्स हैं। और अगर ये तीनों एंगल बराबर हैं तो जाहिर है कि जो इनके कोसाइन होंगे वो भी इक्वल होंगे, दैट इज कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा। और ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपके तीनों डायरेक्शन कोसाइन हैं, इनके लिए सिंबल्स एल एम एन ई भी यूज किया जाता है। तो हमें मिल गया एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन। अब यहाँ पर एक वेल नोन फार्मूला जो होता है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, यूजिंग द फार्मूला, डायरेक्शन कोसाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड लगभग हर क्वेश्चन में यूज होता है ये फार्मूला। और अब हम क्या करेंगे कि एल एम एन हमारे तीनों इक्वल हैं, तो लाइक तीनों की जगह हम एक ही चीज़ रख दें, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलता है 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एल स्क्वायर हमें मिल जाता है 1/3। तो जो l आ जाता है वो प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 1/√3। प्लस माइनस यहाँ दोनों स्क्वायर रूट दोनों साइन में लिया जाएगा, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है। देयरफॉर वी विल टेक बोथ द साइंस प्लस माइनस 1/√3। और चूंकि तीनों डायरेक्शन कोसाइन सेम है, इक्वल हैं, तो तीनों ही डायरेक्शन कोसाइन आपके हो जाएंगे 1/√3 1/√3 1/√3, और दोनों ही साइन प्लस माइनस का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन है जो ये चीज़ आपको करेक्ट करके दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें प्लस माइनस बाहर उसने कॉमन में लिख दिया है, क्योंकि तीनों के साथ प्लस माइनस आएगा यहाँ पे, तीनों के साथ इस तरीके से, तो वो प्लस माइनस आप बाहर कॉमन में लिख देंगे और अंदर तीनों डायरेक्शन कोसाइन हमारे इक्वल हैं, दैट इज 1/√3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा प्रॉब्लम जो है बहुत ही नाइस क्वेश्चन होने जा रहा है। इसमें प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। कह रहा है द प्रोजेक्शंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सेस आर 2, 3 and 6, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विल बी। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन इज इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। प्रोजेक्शन को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्रक्षेप के नाम से जानते हैं। लाइक आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है या कोई लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए आपका लाइन सेगमेंट ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, ओके। तो इस लाइन सेगमेंट द्वारा तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्रक्षेप जो डाले जाते हैं या प्रोजेक्शन जो आते हैं, उनकी लेंथ हमारे क्वेश्चन में दी गई है। तो ये प्रक्षेप होता क्या है, देखिए प्रक्षेप का या प्रोजेक्शन का सरल भाषा में मतलब होता है परछाई या शैडो। तो अगर हम इस एक्सिस को, मान लीजिए सबसे पहला प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस वाला ही डिस्कस करने जा रहे हैं, एक प्रोजेक्शन डिस्कस कर लेते हैं तो बाकी दोनों सिमिलरली उसी रूल से हमारे चल जाएंगे। तो लाइक हमें इस लाइन सेगमेंट की जो शैडो है वो यहाँ बनानी है, तो उसके लिए क्या करना होता है, जिस चीज़ पर शैडो आकर के बनेगी वो चीज़ स्क्रीन या पर्दा कहलाती है। यानी हमारी ये जो एक्स एक्सिस हो गई ये स्क्रीन हो गई, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपको लाइट यहाँ से प्रोजेक्ट करानी होती है। प्रोजेक्टर आप लोग जानते हैं ना, जैसे वीडियो वगैरह प्ले करने के लिए किसी दीवार पर एक वाइट कलर का स्क्रीन लगा दिया जाता है, या सिनेमा हॉल में भी सेम प्रोजेक्शन टेक्निक का यूज़ होता है। तो प्रोजेक्शन का बेसिक फंडा ये है कि जिस चीज़ पर प्रोजेक्शन बनाना है, यानी आपको वो परछाई जिस चीज़ पर चाहिए वो एक पर्दा होना चाहिए,
जो कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, और पर्दे के परपेंडिकुलर आप लाइट यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है, जाहिर है जब लाइट आ रही है तो उसके सामने जब ये ऑब्जेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे परछाई बनेगी उसकी, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी परछाई बन जाएगी, और ये परछाई की लेंथ ही हमारा इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो अब ये कैसे आता है इसके लिए बता दें, इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है प्रोजेक्शन का, उसकी कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स बनाती है। ओके, तो हम सिर्फ एक एक्सिस वाला एंगल ही अभी कंसीडर करेंगे कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से ये लाइन कितना एंगल बनाएगी, अल्फा, तो ये एंगल है अल्फा। अब अगर मान लें कि हमारी जो ये लाइन सेगमेंट है इसकी एक्चुअल में लेंथ होने जा रही है एल, लेटेस्ट से हमारी लाइन सेगमेंट जो हमको चाहिए, लेंथ ऑफ द लाइन यही हमसे पूछा गया है, तो उसको हमने मान लिया कि वो एल है। तो बताइए अल्फा एंगल पर इस एल का ये जो कंपोनेंट आएगा ये कितना बनेगा, आप समझ सकते हैं, इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती ही है कि ये चीज़ बनेगी एल कॉस अल्फा, यानी कि जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस की दिशा में बनेगा, प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ये चीज़ बनेगी एल कॉस अल्फा। सिमिलरली प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस जो बनेगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन बनेगा वो हमारा हो जाएगा, जैसे हमने एक के लिए अंडरस्टूड कर लिया है तो बाकी के लिए डायरेक्टली चला दीजिए, दूसरे में एल कॉस बीटा आएगा, और सिमिलरली जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन बनेगा लाइन सेगमेंट का वो एल कॉस गामा, जो तीसरा एंगल होता है जेड एक्सिस के साथ। तो अलग अलग ये प्रोजेक्शन हमने निकाले और ये तीनों प्रोजेक्शन की लेंथ यहाँ हमको दी है, यानी क्रमशः पहला वाला जो है वो 2 है, दूसरा वाला जो है वो 3 है, और तीसरा वाला जो है वो 6 है। अब एक काम करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इधर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ पर एल स्क्वायर कॉमन जब आप लेंगे देन इनसाइड द ब्रैकेट वी विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये जो आपका सम बनने जा रहा है दिस इज 49। बाकी इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब बेटा सारे क्वेश्चन में डिस्कस हो रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस के वर्गों का जो योगफल होता है, लाइक सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस, वो 1 होता है। पिछले 2 क्वेश्चंस में भी मैंने फार्मूला आपको सिखाया। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये वेल नोन फार्मूला है, और ये चीज़ जो होती है ये 1 के बराबर होती है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ गया, तो एल जो है स्क्वायर रूट ऑफ 49 आएगा, दैट इज 7। चूंकि ये लेंथ है तो लेंथ में नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, इट विल बी टेकन ओनली पॉजिटिव, यानी जो हमारे लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो 7 होगी। और इस तरीके से जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि टीजीटी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि किसी लाइन के तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किस प्रकार निकाले जाते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन द एक्स वाई प्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये जो हमारा सिस्टम है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें से अगर कोई पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन पर लाई करता है, एक्स वाई प्लेन मान लो ये जो एक्स और वाई एक्सिस से मिलने वाला जो प्लेन होता है ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है पी एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जब कोई पॉइंट लाई करता है तो उसमें एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट तो होंगे, लाइक आप एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से तो आप देखेंगे तो उस पॉइंट की कुछ डिस्टेंसेस निकलेंगी, लेकिन चूंकि आप जेड एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में चले ही नहीं हो, आप सिर्फ अभी एक्स और वाई 2 ही डायरेक्शन में चले हैं, क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन पर अभी बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपने जेड एक्सिस की डायरेक्शन में अभी कोई मोशन नहीं किया है। तो इसका मतलब होता है कि एक्स वाई प्लेन पर जो जेड कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज 0 होता है। इसे आप लोकस के फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि इफ अ पॉइंट इज मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन, अगर कोई पॉइंट मोशन कर रहा है एक्स वाई प्लेन पर, यानी एक्स वाई प्लेन, जैसे कि आपके कमरे का जो फर्श होता है, फ्लोर ऑफ द रूम, वो मान लीजिए एक्स वाई प्लेन होता है,
तो अगर उस फ्लोर के ऊपर कोई चींटी या कोई कीड़ा क्राउलिंग कर रहा है, रेंग रहा है, तो वो उड़ नहीं रहा है, मान लीजिए सिर्फ फर्श पर ही चल रहा है, तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो वेरिएबल होंगे, लेकिन जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो थ्रू आउट द प्लेन, पूरे प्लेन के ऊपर 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को लोकस की लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, तो वो लोकस भी यही होगा, z इक्वल टू 0। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो दिस ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी ए बी सी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने को कह रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझा जाए। लेटेस्ट से हमारा 3D का ये है फ्रेम, और कोई पॉइंट यहाँ पर है जो कि पॉइंट है A, B, C। अब आपको एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये 3D है, देखिए इसमें अगर आप सीधा सीधा ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो आप कहीं कोई गलत निष्कर्ष ना निकाल बैठें। तो 3 डायमेंशन में आप ये समझ सकते हो कि अगर हम इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस तरीके से, तो ये परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले आपको ये कोऑर्डिनेट्स बनाने चाहिए। यानी आप ओरिजिन से सिर्फ इतनी डिस्टेंस चल के आपको यहाँ आना है। गौर से देखिएगा, आप सिर्फ ओरिजिन से स्टार्ट किए और एक्स एक्सिस पर चलते हुए आप इस पॉइंट तक पहुंच गए। इसका मतलब आपने ना तो वाई की डायरेक्शन में कोई मोशन करी, ना तो आपने जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कोई मोशन करी। मोशन आपने सिर्फ एक्स एक्सिस की दिशा में की है, और एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पी का कितना देख रहे हैं आप, ए। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपने कितनी मूव करी है, ए। तो आप इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स बनाइए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे a, 0, 0। अब आप ये दूरी निकालने के लिए सिंपली डिस्टेंस फार्मूले का यूज कर सकते हो। जो भी डिस्टेंस आपको चाहिए, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला किस प्रकार एक्ट करता है, √a माइनस a का होल स्क्वायर। फार्मूला तो आपको आता है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर। a माइनस a तो 0 हो जाएगा, बाकी दोनों बचेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इस टेक्निक से आई होप आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आया होगा कि किसी एक जनरल पॉइंट की किसी एक्सिस से दूरी 3D के केस में कैसे निकाली जा सकती है। तो आप देख लीजिए, ये ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में एक न एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए जस्ट पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा, आपको पूरा यकीन दिलाना चाहूँगा कि हालांकि ये बहुत लंबी सीरीज़ होने वाली है वीडियोज़ की, तो जो लोग इस पूरी सीरीज़ को पूरा क्रमशः हर वीडियो को क्रम से अध्ययन करेंगे पूरा, उनका मैं कह सकता हूं कि सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी पीजीटी या टीजीटी की एग्ज़ाम होगी, तो अगर आप इस पूरी सीरीज़ को पढ़े हुए हैं, देन देयर विल बी नो डाउट इन योर सिलेक्शन, आई एश्योर यू। चलिए 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन द एक्स वाई प्लेन। देखिए, जब किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो एक मिरर की ज़रूरत होती है। मान लीजिए अगर ये लाइन आपका मिरर है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उसका रिफ्लेक्शन इस तरीके से यहाँ पे आता है प्लेन मिरर में। लेकिन यहाँ पर जो मिरर का काम करेगा वो एक्स वाई प्लेन है। तो चलिए इसके लिए कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। लाइक ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 3D में, और सपोज करिए कि जो हमारी नीचे वाली 2 एक्सिस हैं ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, और ये परपेंडिकुलर वर्टिकल वाली एक्सिस है जेड एक्सिस है। तो जो आपका ये एक प्लेन बन रहा है, आप देख सकते हैं जैसे कि कमरे का फर्श होता है, तो ये जो आप पूरा प्लेन देख रहे हैं ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अब सपोज करिए कि आपका जो पॉइंट अल्फा बीटा गामा है वो यहाँ कहीं पर लाई करता है। दिस इज योर पॉइंट P whose coordinates are अल्फा बीटा गामा। तो कॉन्सेप्ट आपको ये पकड़नी है केवल कि जब आप एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्शन लेंगे तो इस प्लेन के दूसरी तरफ जा करके
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाके यहाँ कहीं आपका रिफ्लेक्शन मिलने वाला है यहाँ। तो क्या इनमें से कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे और कौन से कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे? जाहिर सी बात है बेटा, आप देखो अगर ध्यान से, तो जो इसका रिफ्लेक्शन है या ये ओरिजिनल पॉइंट P है, दोनों के जो x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक इस पॉइंट तक आपको अगर आना है, इस पॉइंट तक, ये जो बीच में पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, ये दरअसल आपके xy प्लेन पर स्थित होगा और ये मिड पॉइंट होगा P और P डैश का। तो अगर आपको इस वाले मिड पॉइंट तक आना है तो पहले आपको x एक्सिस की दिशा में यहाँ तक मान लीजिए कुछ दूरी तय करनी होगी, उसके बाद परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आएंगे, यानी दो रास्ते आपको तय करने हैं, पहले यहाँ तक और फिर यहाँ तक। 3D है इसलिए यहाँ 90 डिग्री जो है वो 90 डिग्री जैसा नहीं दिखता है, थोड़ा आपको 3D वाले दृष्टिकोण से देखना होगा। ये परपेंडिकुलर हम चल के आए हैं, तो चाहे हमें P पे जाना हो चाहे हमें P डैश पे जाना हो, ये जो दो दूरियां हैं आपको इस डायग्राम में दिख रही हैं, ये दोनों पर जाने के लिए सेम होंगी। केवल जो तीसरी दिशा है यानी वर्टिकल डायरेक्शन जो कि Z एक्सिस की दिशा है, उसमें आप एक P तक जाना है तो ये दोनों दूरियां तय करने के बाद आपको ऊपर की तरफ अपसाइड जाना पड़ेगा, और सपोज करो कि आपको P डैश पर आना है तो आप ये दूरियां तय करने के बाद आपको फिर डाउन साइड में आना पड़ेगा। यानी P और P डैश दोनों पर ही ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं आपके अल्फा और बीटा, ये सेम रहने वाले हैं। यानी गामा का जो साइन होगा वो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ आने पर अगर प्लस गामा है तो नीचे की तरफ जाने पर जाहिर है कि वो माइनस गामा हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा माइनस गामा। ठीक है ना? तो ये ज्योमेट्री के माध्यम से देखिए, बिना कोई फार्मूला रटे या कोई रटी हुई टेक्निक ना इस्तेमाल करके हम लोग ओरिजिनल मेथड से पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन करने में कौन से कोऑर्डिनेट में परिवर्तन हुआ। अब आप इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर XY प्लेन से रिफ्लेक्शन लेंगे तो Z कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो उल्टा हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्शन YZ प्लेन द्वारा किया जा रहा हो तो YZ के केस में X कोऑर्डिनेट का साइन जो है वो अल्टर किया जाएगा, और अगर आपका ZX प्लेन द्वारा रिफ्लेक्शन कभी लिया जाए तो ZX के अलावा जो तीसरा बचता है Y, उसका साइन अल्टर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको किसी पॉइंट का तीनों जो हमारे प्लेन होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स, उनके सापेक्ष अगर रिफ्लेक्शन लिया जाए तो दो कोऑर्डिनेट हमारे प्रिजर्व रहते हैं और तीसरे कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। कौन से कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, इसके लिए ये पूरी व्याख्या अभी हमने करी। तो अब चलेंगे इस वीडियो के आखिरी यानी 7वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये स्टेट कर रहा है कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट फॉर विच x इज इक्वल टू 0 इज। ये अभी कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है कि x0 कहाँ होता है। x0 होगा YZ प्लेन पर। अगर आपका ये मान लीजिए Z एक्सिस है और ये एक्सिस Y है, ये आपकी X एक्सिस है, ठीक है ना, तो जो YZ से Y और Z एक्सिस से मिलके बनता है प्लेन, उस पूरे प्लेन पर आप अपने पॉइंट को कहीं भी मोशन कराओ, कहीं भी मूव करो, इस पूरे प्लेन पर आपके Y और Z दो कोऑर्डिनेट्स तो वेरी करेंगे, लेकिन पूरे प्लेन पर एक चीज़ कॉमन है, जो ये है कि वहाँ पर X नहीं होगा। Y और Z प्लेन पर, YZ प्लेन पर Y और Z यही दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिलते हैं। YZ प्लेन की अगर आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर Y कोऑर्डिनेट तो नॉन जीरो हो सकता है, Z कोऑर्डिनेट तो नॉन जीरो हो सकता है, लेकिन YZ प्लेन के ऊपर एक चीज़ है जो कि हमेशा जीरो होगी, एंड दैट इज x इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है कि ये x इक्वल टू 0 लोकस है उस पॉइंट का जो कि मूव कर रहा है YZ प्लेन पर। तो फ्रेंड्स, ये शुरुआत जो है इस सीरीज़ की आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए उनमें से आपको कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो भी आप कमेंट्स में आकर के लिख सकते हैं, आपको उसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा। साथ ही मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि दिस सीरीज इज़ गोइंग टू बी अ लार्ज वेरी लेंदी सीरीज ऑफ वीडियोज़, जो कि फुल्ली पैक्ड होगी बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। तो ज्वाइनिंग दिस सीरीज विल बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू पीपल। जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकॉन होता है
इसको आप ज़रूर टिक करके रखिएगा ताकि एज सुन एज सम वीडियो इज़ अपलोडेड आपको तुरंत वो मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।